हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज अपन किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही मतलब एक सीएस की एक पूरे कोर्स में पूरे जर्नी में जो कुछ भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, सीएस एग्जीक्यूटिव एक बहुत नॉलेजेबल भी है। कंटेंट वाइज भी बोला जाए तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा सिलेबस है। तो इसके लिए ओवरऑल एक क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या राइट फ्रॉम योर माइंडसेट टू योर एकेडमिक्स, ये सारी चीज़ें क्या मुझे लगता है कि होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन लोग डिस्कस करेंगे। सी सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सीएस, इट्स ड्रीम कि आप सीएस बन गए। सीएस फाइनल में उतनी दिक्कत नहीं आती, एक मैच्योरिटी आ जाती है, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस साथ में अगर कर रहे हो तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है। एंड सेकेंडली तो एक अप्रोच बता रहती है कि अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ाई कैसे करनी है जब आप फाइनल्स में रहते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव एक ऐसा स्टेज है कि जो कि आप सीएस ईईटी से आते हो। सीएस ईईटी में पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। उसके बाद में सीएस एग्जीक्यूटिव में 100 मार्क का पूरा डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। तो कहीं ना कहीं अपने को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपने को ये चीज़ कहीं ना कहीं हार जाती है। तो इस चीज़ में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेलियर फेस करते हैं। बहुत सारा जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में ही उस जगह पे एक डिफिकल्टी फेस करता है। तो इसको टैकल कैसे करें, राइट फ्रॉम योर माइंडसेट जैसे मैंने बोला टू योर एकेडमिक्स, टू टू योर अप्रोच टूवर्ड्स योर स्टडी, वो क्या होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि एक जब आप कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए आप एक प्रिपरेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। विदाउट अप्रोच यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपके एफर्ट्स खाली जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी होती है इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो उस दिन मैंने बताया था कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। फर्स्टली तो दो ग्रुप्स है, दो ग्रुप्स में मिला के 7 सब्जेक्ट्स है। 7 सब्जेक्ट्स में से 700 मार्क के लिए 7 सब्जेक्ट्स है। 100 मार्क का ईच पेपर है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। 700 में से आपको 350 मार्क, 50% मार्क लाना है। फर्स्ट ग्रुप में जो कि 4 पेपर है, तो 4 पेपर 400 मार्क के, 400 में से आपको 200 लाना है विथ इंडिविजुअल 40 या उसके ऊपर। सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट मिला के 300 मार्क के, 300 में से आपको 150 मार्क लाने हैं विथ 40% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे मिला के फर्स्ट ग्रुप के 200 मार्क पासिंग के, सेकंड ग्रुप पे 150 मार्क, ऐसे मिलकर 350 मार्क का आप पास हो। लेकिन इसमें अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो बोथ ग्रुप दे सकते हो, सिंगल ग्रुप देना चाहो सिंगल ग्रुप दे सकते हो। जो कि अभी जुलाई में सीएसईटी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी पास करेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी एग्जीक्यूटिव में आएंगे। तो ओवरऑल एक अप्रोच क्या होना चाहिए इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तब सबसे पहले तो अपने दिमाग में सवाल आता है कि एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक यू नो अप्रोच क्या होना चाहिए। दो ग्रुप देने चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ तक बात आती है कि सिंगल ग्रुप दो ग्रुप, तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर है, अपने कैपेसिटी के ऊपर है। अपन कितना कर सकते हैं, अपन कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, अपन कितना देर बैठ सकते हैं। क्या अपन 7-8 घंटे रोज की क्लास कर सकते हैं? क्या अपन क्लासेस के बाद में घर पे आके रिवीजन करना हो, या फिर क्लासेस एक बार हो जाए तो उसके बाद में 7-8 घंटे 2-4 महीने जो कुछ भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए अपन उतना, वो 7-8 महीने का जो पीरियड है उतना डिवोट कर सकते हैं रोज के 7-8 घंटे, 8-10 घंटे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप को अच्छे से अपने को पता है अपने बारे में, क्या अपन कर सकते हैं क्या। स्ट्रेच नहीं करना है, एक जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। उस दिन मैंने बताया था कि जितना लोड नहीं लोगे उतना इजीली चीज़ें होंगी, लोड लेके कुछ नहीं होगा, अंत में रिजल्ट जीरो आएगा। सो ये अपने ऊपर है, फर्स्ट ग्रुप देना है सेकंड ग्रुप देना है, बट इट्स रिकमेंडेड कि बहुत ग्रुप दो जो कि सेट ऑफ का बेनिफिट आपको उस जगह पे मिलेगा। सेट ऑफ बोले तो अगर किसी एक ग्रुप में आपको फर्स्ट ग्रुप में 200 मार्क चाहिए, 200 की जगह 190 आए। सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, 150 चाहिए लेकिन 160 आ गए। तो यहाँ पे 10 मार्क कम है, यहाँ पे 10 मार्क ज्यादा है, तो सेट ऑफ हो जाता है। ओवरऑल बहुत ग्रुप दे तो 700 में से 350 मार्क आपको स्कोर करना है।
तो विथ इंडिविजुअल 40% और मोर इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक सेट ऑफ का बेनिफिट ये है कंसिडर करने जैसा। इसके बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसा है कि कंपनी लॉ का बहुत सारा चीज़ आप लोग SBILL में देखोगे, ये ऐसा थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करने जैसी है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एक एक ग्रुप कैसे आराम 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 से भी अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में अभी तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हो गई। अभी डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक वीडियो आज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओवरऑल अप्रोच की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आते हैं कि दो टाइप के यहाँ पे बच्चे रहेंगे। एक रहेंगे सेल्फ स्टडी वाले, सेकंड रहेंगे क्लासेस वाले। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए एक बेनिफिट बोलो या फिर ये बोलो, उनके लिए ऐसा है कि उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा अगर देखा जाए उनको, तो जो कि उन्होंने क्लासेस नहीं लगाई है, तो कहीं ना कहीं उनको एक जो कुछ भी वो करेंगे तो रिवीजन यूट्यूब के स्टार्टिंग से ही रिवीजन हो गए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैराथन्स हो गए, टॉपिक वाइज रिवीजन हो गए, उससे ही देखेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम क्लासेस वालों से ज़्यादा है कि उनका उनका शुरुआत के 4-5 महीने जो है उनके क्लासेस में जाते हैं। तो उनके लिए बेनिफिट, वैसे बेनिफिट भी है, नहीं भी है, दोनों तरफ से। इट्स अप टू यू कि अपन कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर अपन कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने ऊपर है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है, अपन क्या करना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी वाले के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी यूट्यूब पे मैराथन्स, रिविजन्स, टॉपिक वाइज रिविजन्स, जो कुछ भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसे एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। बहुत सारी टॉपिक वाइज रिवीजन है, मुझे लगता है कि हर एकेडमी के हर टॉपिक के रिवीजन में जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, उनके वीडियोस देखिए, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। बहुत सारे मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भी कहीं ना कहीं आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट एक चीज इंश्योर करना, एक चीज मेक श्योर करना कि जो कुछ भी आप जिस किसी के भी नोट से पढ़ रहे हो, तो मॉड्यूल का सारा कंटेंट उसमें कवर किया है। सी इंस्टीट्यूट जो पूछता है तो 90% मॉड्यूल से क्वेश्चन रहते हैं, 5-10 मार्क के क्वेश्चन इधर उधर से हो सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल कवर करना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल कवर करके न जाके एग्जाम, मॉड्यूल बिना कवर किए एग्जाम में जाना, ये सबसे बड़े मूर्खता का लक्षण है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अपने को मॉड्यूल को एक भगवान मान के, मॉड्यूल को अपना जो कुछ भी मॉड्यूल है इस एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी होंगी। मॉड्यूल एक सामने रख के मॉड्यूल में जितना है उतना सारा कंटेंट अपने को कवर करना है। एंड सेकेंडली कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। कुछ छोड़ के नहीं जाना है, मैंने पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी छोड़ दिया, पार्ट बी कर लिया, पार्ट सी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके पार्ट ए के समझो 6-7 चैप्टर है तो उसमें से 2 ही कर लिए, 5 छोड़ दिए। ये से इंस्टीट्यूट कब कहाँ से कोई चीज़ पूछ लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर अंत में आप वो 2-4 टॉपिक भी करोगे, फिर बाद में कुछ भी जीरो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में वो फेलियर, उसके बाद में वो सारी चीज़ें। इससे अच्छा है कि अपन एक अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक शुरुआती से कंसिस्टेंट से फर्स्ट डे से अगर प्रिपरेशन की, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो भी डिफिकल्टीज आगे चल के आनी है एग्जाम के पास में, वो कहीं ना कहीं अपन यहाँ से ही अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट डे से एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी वाले के लिए, जैसे मैंने बोला कि एक सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो वीडियो से। सेकेंडली, रोज जो भी आपने शुरुआती के पीरियड में जो भी कंसेप्ट यूट्यूब के रिविजन्स, मैराथन्स आप देखते हो, जो भी टॉपिक रोज के लेक्चर्स के, रिवीजन लेक्चर्स के जो भी अवेलेबल है उससे कवर करते हो, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ो, ठीक है ना। आपके पास टाइम भी बहुत है, जो कि आप क्लासेस में उतना टाइम आपका डिवोट नहीं होगा। रिविजन्स, मैराथन से आप जल्दी भी देख सकते हो, एंड उसको एक आराम से पढ़ो। उसको अभी रिवीजन देख रहे हो तो उसको 1.5 पे लेके जा रहे हैं, ऐसा मत करो। उसको एक आराम से थोड़ा, आपके पास बहुत टाइम है तो आप नॉर्मल पे भी देख सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती रहती है कि ऑनलाइन में अपन 2x पे देख लिए, 1.5, 1.75 पे देख लिए, 1.6 पे देख लिए। ऐसा ना करो, ये बहुत बड़ी गलती है। बाद में कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ बाद में रेक्टिफाइंग करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, अंत में रिजल्ट 0 आएगा। तो ये सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि 1.5, 1.5, 2.5 जो कुछ भी है, 2 स्पीड से लेक्चर मत देखो, अच्छी तरीके से देखो। तो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। जो कुछ भी दिन भर में पढ़ा है
वो रात में 15-20 मिनट लगेंगे। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का देखा जाए तो आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा। तो वो आधे घंटे में दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है उसको उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। हो सके तो अपने समरी नोट्स ड्यूरिंग द क्लासेस बना लीजिए, रफ में अगर क्लास में बना लिए, लेक्चर देखते वक्त बना लिए, फिर बाद में उसको फेयर करना अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें करो, क्योंकि लास्ट डे पे अपन 400-500 पेज जो कि बैक टू बैक एग्जाम्स रहते हैं, लास्ट डे पे 400-500 पेजेस तुम लोग रिवाइज करके नहीं जा सकते, ठीक है ना। 7-8 घंटे मिलते हैं, तो 7-8 घंटे में बैक टू बैक पेपर होते हैं, उसको उसमें अपने को 5-6 घंटे सोना होता है, फिर 7-8 घंटे ओवरऑल मिलते हैं। तो सारी चीजें नहीं होती। तो मुझे लगता है कि समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्लासेस की समरी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारी चीज़ें आप खुद की बनाओ तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है तो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंडली अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक रोज का जो भी आपने अपने लेक्चर्स में पढ़ा, रिवीजन लेक्चर में पढ़ा, मैराथन्स में पढ़ा, वो सारी चीज़ें रिवाइज करना डेली की डेली, क्योंकि वो ताज़ा दिमाग में रहेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा, 2-4 दिन याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। रोज का रोज रिवाइज करना। पांच जैसे 2-3 टॉपिक हो जाए तो 5 एग्जाम पेपर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ICSI पेपर्स अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, हर अटेम्प्ट के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो 5 पेपर्स रेफर करना, वो 5 पेपर्स में से 2-3 क्वेश्चन रोज के उठाना और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना। आपके पास पेपर भी सॉल्व करने उस बहाने हो जाएंगे और राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ ही में हो जाएगी, ठीक है ना। और अपने बुक में नोट्स में आप जो किसी को भी रेफर कर रहे हो नोट्स मॉड्यूल, तो उसमें टिक कर दीजिए कि अगर समझो 149 सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे कोई क्वेश्चन कंपनी लॉ के पेपर में पूछा गया है। आप जब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस रेफर करते हो, पास्ट एग्जाम पेपर रेफर करते हो, तो वो क्वेश्चन आपको दिखा तो अपने नोट्स में उसको टिक कर देने का कि भाई ये क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट इन दिस June 25 अटेम्प्ट, December 24 अटेम्प्ट। क्या होता है ना कि बाद में जब उसको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में फिट होता है, अरे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इंसान के दिमाग में वो क्वेश्चन उसका आंसर अपन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से उसको एक दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये सारी चीजें कीजिए। तो फर्स्टली जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ नहीं होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंडली रोज का रोज रिवीजन, जो कि 15-20 मिनट आधा घंटा घर पे आके लगेगा उतना। थर्डली राइटिंग प्रैक्टिस एंड पास्ट एग्जाम पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पास्ट एग्जाम पेपर देना है ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द स्टडी। और जब आप पहली बार पढ़ते हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, 2 टॉपिक के मिला के हो गए, ये सारी चीजें देनी चाहिए। केस स्टडी के आंसर कैसे लिखना है, केस लॉ के आंसर कैसे लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखना है, एक पेपर पैटर्न का एनालिसिस बोलो, ये सारी चीजें अपने को कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो ही मुझे लगता है कि सारी चीजें यही एक अप्रोच, यही एक स्ट्रैटेजी रखनी मुझे लगता है कि चाहिए, और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। छोड़ के जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें होंगी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, फिर वो फेलियर्स आएंगे और वो सारी चीजें होंगी। उससे अच्छा है कि अपन अभी से ही एक प्लानिंग करके चले। तो कि मैंने जैसे बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, उसके बाद में सेकेंडली रोज का रोज रिवीजन हो गया, थर्डली पास्ट एग्जाम पेपर रेफर करना और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, और जैसे एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर लिखते हैं वैसे ही ट्राई करना। कुछ भी जल्दबाजी में लिख रहे हैं, कैसे भी लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। उसको लिख के अपने टीचर से रिव्यू करवाओ उसमें क्या गलतियां है, तो ही उसमें उस जगह पे अपने को गलतियां पता चलेंगी। समरी आपके पास हो जानी चाहिए, क्लासेस देता है तो अच्छी बात है। समरी को ऐसा नहीं कि लास्ट डे पे एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ लिया, उसको भी एक ओवरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग करते जाइए, ओवरव्यू उसका करते जाइए रोज। जब आप क्लासेस के बाद में पढ़ते हो, आपके नोट्स वगैरह रेफर करते हो, तो उसके साथ में वो समरी भी जो आपने बनाई है क्लास में या फिर आपके टीचर ने जो दी है, तो उसको भी एक बार रेफर कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 महीने नोट से पढ़ा और एग्जाम के एक दिन पहले वो समरी सामने लेके बैठ गए, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं चलेगा। ये जो कुछ भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द स्टडी, वो टेस्ट अपने को देने चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं दोगे छोटी छोटी गलतियां पता नहीं चलेंगी, छोटी छोटी गलतियां बहुत होती है, मे मस्ट, इसमें भी लिमिट्स हो गए, ये लिमिट्स ये इंटरनल ऑडिट की ये लिमिट है, सेक्रेटरी ऑडिट की ये लिमिट है, ठीक है ये लिमिट है, लेकिन ये क्या है, क्या ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, क्या ये सब्सिडरी को
एप्लीकेबल है, क्या ये पब्लिक कंपनी जिसकी सब्सिडरी कोई प्राइवेट कंपनी है उसको एप्लीकेबल है। ऐसे घुमा के क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिखेगा। कंसेप्चुअल जैसे मैंने बोला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर देखोगे, सिक्योरिटी लॉ का पेपर देखोगे, पूरा कंसेप्चुअल पेपर होगा, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवाय आगे मत बढ़े। ये चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टोफाइंग चीजें नहीं हो सकती। कुछ चीजों में मैंने भी गलती की थी, जो मैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। रोज का रोज पढ़िए, ये भी चीज बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस हो गया अच्छे से, एक प्रॉपर आंसर लिखिए, उसको रिव्यू करवाइए, टेस्ट दीजिए। तो ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो जो बच्चे क्लासेस है उनको तो क्लासेस में सारी चीज़ें गाइडेंस वगैरह होता ही है, तो भी उनकी अगर सेम ही अप्रोच होनी चाहिए, मतलब उस ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, खास करके ऑनलाइन वाले बच्चों, जैसे मैंने बोला कि लेक्चर भगा के नहीं देखना है। 2x पे 1.575 वो कुछ भी नहीं, उसका आउटपुट ही कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसका टाइम लगने दो, अभी ही टाइम लगने दो, अभी ही समय है कि उसको समय लगाओ, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अभी उसको समय लगने दो, सारी चीज दिमाग में फिट करो, घर पे जाके उसको पढ़ो, ठीक है ना। एक आध दिन कम ज्यादा हुआ तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन 10 दिन में एक बार पढ़ रहे, ठीक है ना। 10 दिन में एक आध दिन नहीं पढ़ा तो ठीक है, लेकिन 10 दिन में एक बार पढ़ रहे तो 4-5 दिन दिमाग में रहेगा, जो कुछ भी आपने क्लास में पढ़ा है, फिर बाद में वो निकल जाएगा। तो लास्ट डे पे इतना प्रेशर आएगा, समरी नहीं होंगी कुछ, यू नो। आप एक चीज सोचिए कि अगर आपने 1 अगस्त को, अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई 1 अगस्त को, एक चीज आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ी, आप लोगों के क्लासेस, अगर आप बोध ग्रुप दे रहे हो तो एक जनवरी फरवरी तक आप लोगों के क्लासेस खत्म हो गए, मार्च में आप लोग स्टेज स्टडी के लिए बैठ गए, तो 1 अगस्त को क्या पढ़ा, वो 1 मार्च को आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान में रखनी होगी, क्यूमुलेटिव रिविजन्स करने होंगे। ऐसा नहीं कि आज क्लास में 152 सेक्शन पढ़ा अपने समझ लॉ का, तो घर पे जाके 152 पढ़ा, कल जाके 153 पढ़ा, तो सिर्फ कल जाके घर पे जाके 153 पढ़ा। वो एक बार कल घर जाके एक बार 152 का भी एक बार ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पूरा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा कि ओवरव्यू क्या देखे रखा है। जो भी अलग अलग लिमिट्स होती है, इंटरनल ऑडिट की लिमिट, सेक्रेटरी ऑडिट की लिमिट, ऑडिट कमिटी की लिमिट्स, कोरम हो गया, उसके बाद में अपनी कमिटी मीटिंग्स हो गए, इसकी लिमिट, ये सारी चीजें आप जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठते हो वहाँ पे स्टिकी नोट्स पे चिपका दीजिए। जाते आते वक्त उसको देख लेने का, उसको लिख के देखने का 1-2 बार। तो ऐसी सारी चीजें, पास्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्लासेस वालों को बोलिए कि एनालिसिस एक, वो आपको बताएंगे खुद से ही, लेकिन आप भी उनको पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंडली रोज का रोज क्लास में जो हुआ है वो घर पे आके पढ़ना, थर्डली मुझे लगता है कि पास्ट एग्जाम पेपर्स रेफर करना, उसको अपने बुक में टिक करना नोट्स में, कि जो कुछ भी जिस भी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कि वो अपने बुक में, अगर 149 के लिए क्वेश्चन आया था तो अपने नोट्स जिस किसी को भी अपन रेफर कर रहे तो उसको टिक कर देना कि अरे भाई ये क्वेश्चन इसी से एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दिमाग में इंसान की, जब आप बाद में रखोगे तो फिट रहता है, अरे इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो अपन उसको लिख के देख सकते हैं। अरे दिमाग में इंसान की फिट हो जाता है वो सारी चीजें। टॉपिक वाइज टेस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस, ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि अपने को करनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए सी, और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, और मॉड्यूल को पूरा रेफर करना है। मेक श्योर कि आपका जो जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका जो भी नोट्स, जो कुछ भी आप लोग रेफर करते होंगे, तो मॉड्यूल में वो सारी चीजें कवर है, मॉड्यूल की सारी चीजें उसमें कवर है। ये चीज मेक श्योर करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से पूछता है, 90% क्वेश्चन मॉड्यूल से रहेंगे, 5-10 मार्क के इधर उधर से हो सकते हैं, उससे घबराना नहीं है। बस आपको यू नो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो वो देखने के लिए है। इसके बाद में पेपर कैसे लिखना है, वो सारी चीजें, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसके ऊपर भी ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए, अभी जो कि एग्जाम बहुत दूर है, अभी आप जुलाई में CSET पास करोगे, एग्जीक्यूटिव में आओगे तो ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से बताना था। तो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये मस्ट है, इसके बिना आगे ना बढ़ना। सेकेंडली मुझे लगता है कि रोज का रोज घर पे आके पढ़ना। थर्डली राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट एग्जाम पेपर देखना। एंड फोर्थली ड्यूरिंग द क्लासेस आपको उस जगह पे मुझे लगता है कि
जो कुछ भी टेस्ट हो गए वो देने चाहिए। एंड एक बार क्लासेस ओवर हो जाए तो उसके बाद भी मिनिमम तीन रिविजन्स आप लोगों की कंपलसरी हो जानी चाहिए। 3 रिविजन्स के बिना नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। 3 रिविजन्स हो जाने चाहिए। फर्स्ट रिविजन को टाइम लगने दो, दम से पढ़ो। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो फिर से एक बार रिवीजन मैराथन्स आपके पास होंगे तो रिवीजन्स मैराथन्स में जाओ, वो कंसेप्ट देखो, फिर से उसको एक बार आके 2-3 बार पढ़ो। उसके ऊपर कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करो, और फिर पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आगे बढ़ो। फर्स्ट रीडिंग में 20-22 दिन लगते हैं, लगने दो। फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है, लगने दो। एक ओवरऑल जो भी आप लोग स्टडी प्लान बनाओगे थे 2-3 महीने का, तीन तीन रिविजन्स का मिनिमम, तो उसमें 10-15 दिन, थोड़े 5-10 दिन थोड़ी ज़्यादा ही रखना, क्योंकि कई बार अपने को कहीं बाहर जाना होता है, ये होता है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। एंड फर्स्ट रिवीजन अच्छे से करो, अच्छे से सारी चीज़ें करो। फिर जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे मत बढ़िए। कुछ दिक्कत होंगी तो अपने टीचर्स से आप रेफर कर सकते हो। सेकेंडली मुझे लगता है कि फिर एक बार फर्स्ट रिवीजन आपका हो गया, एक बार सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करके हो गए, तो जितना टाइम अगर फर्स्ट रिवीजन को 20-22 दिन लगे थे तो सेकंड रिवीजन को ट्राई करना चाहिए कि 18-19 दिन, 17-18 दिन लगे। टाइम कहीं ना कहीं कम करते, कम करना है, इन द सेंस भागा दौड़ी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से सेकंड रिवीजन एक बार सारी चीज़ें रेफर करनी है। पास्ट एग्जाम पेपर्स की राइटिंग प्रैक्टिस, उसको एक क्वेश्चन रोज का, सुबह एक आधा घंटा, शाम को एक पढ़ाई होने के बाद आधा घंटा आप लोग दे के राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको एक बार रिव्यू कर सकते हो। केस स्टडी के आंसर लिख के रख सकते हो। केस लॉ के आंसर हो गए, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस के हो गए। ये ऐसे ऐसे आंसर आप फेयर में अच्छी तरीके से, जैसे एग्जाम में अपन लिखते हैं, अच्छी तरीके से लिख के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ नहीं होगा, और कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पार्ट बी मैं कम नहीं लूँगा, समझ जो मैं थोड़ा अच्छे से करूँगा, जो कुछ भी है। पार्ट ए अगर इसे देखा जाए तो ज़्यादा, अगर मतलब ऐसे मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी आप लोगों का है आप लोग कर सकते हो, कि अगर मतलब पार्ट बी में अगर थोड़ा कंटेंट स्कोरिंग है तो मैं उसको अच्छे से करूंगा, रिवाइज करते वक्त भी मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसको एक अप्रोच कहते हैं। और कुछ छोड़ के जाना ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फर्स्ट डे से ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान रखी तो छोटी छोटी गलतियां जो अपने से होती है, छोटी छोटी गलतियां आपकी नहीं होंगी, और एंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। आप लोगों को अभी अगर समझ में भी नहीं आता होगा तो एंड में आप लोग एग्जाम के बाद में आप लोग ही बोलोगे ये सारी चीजें मैंने तभी की, इसकी वजह से मैं एक अच्छी तरीके से प्रॉपरली सारी चीजें एग्जाम दे पाया। और एक समरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिवीजन के बाद आप लोग एक बार मुझे लगता है कि मैराथन देख सकते हो। फिर एक बार थर्ड रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज मस्त है। टेस्ट सीरीज के बिना नहीं जाना। मुझे मालूम है कि 3-4 रिविजन्स में टाइम लग जाता है, टेस्ट सीरीज के लिए टाइम नहीं बचता। कुछ भी करो, कैसा भी करो, लेकिन 7-8 बजे तक अगर आप लोग दिन भर अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, मॉर्निंग में पढ़ाई चालू कर देते हो, शाम को 7-8 बजे तक पढ़ते हो, तो 9-9:30 बजे, 9 से 10, 9 से 11, एक दिन गैप रख के, 2 दिन बीच में गैप रख के टेस्ट सीरीज दो, उसको इवेल्युएट करो। बहुत सारी चीजें गलतियां बता रहती है, और डरो मत टेस्ट सीरीज से। अभी फेल होना इज बेटर वो टेस्ट सीरीज में देन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आईसीएसआई के एग्जाम में फेल होने से अभी फेल होना कभी भी बेहतर है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज दो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, अपन टेस्ट सीरीज नहीं देते, तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो फर्स्टली मुझे लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रोज का रोज रिवीजन, ड्यूरिंग द क्लासेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी समरी एंड आपका टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। एंड आफ्टर क्लासेस मिनिमम 3 रिविजन्स, रोज का रोज रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से। फर्स्ट रिवीजन को टाइम लगने दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता होगा तो मैराथन रिविजन्स आपके पास है, उस पर जाके देखिए। फिर आप जब आप बाद में आप थोड़े स्पीड में भी देख सकते हो, जो कि आपको पहले आपने पढ़ रखा है। उस पर जाके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक बार अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो देखिए, उसके बाद में 1-2 बार आके उसको पढ़िए। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो एक बार लिख के देखिए उसको, ठीक है ना। तो ये बेस्ट वे है, इससे आप भूलोगे नहीं। फर्स्ट रीडिंग को टाइम लगने दीजिए, जैसे मैंने बोला। फिर सेकंड रीडिंग कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस, इसी के बीच में राइटिंग प्रैक्टिस भी अपनी चलनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिख रहे,
तो बहुत बड़ी वो गलती होंगी। सो मुझे लगता है कि ये सारी अप्रोच होनी चाहिए, एंड कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। एक अप्रोच होनी चाहिए कि मैं पार्ट बी पहले करूंगा, पार्ट सी पहले करूंगा, पार्ट ए पहले करूंगा, लेकिन कुछ भी छोड़ के जा रहे, इट्स नॉट रिकमेंडेबल। सो इंस्टीट्यूट कहाँ से भी पूछ सकता है, जो भी लिमिट्स है, जो सारी चीज़ें है, जैसे मैंने बोला कि आप स्टिकी नोट्स पे वहाँ पे अपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा के रख सकते हो, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोज जाते आते उसको पढ़ सकते हो, उसको एक बार लिख के देख सकते हो। पास्ट एग्जाम का पेपर का एनालिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करवा के ले सकते हो अपने टीचर्स से, या फिर खुद किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें रेफर कर सकते हो, किसी सीनियर की गाइडेंस ले सकते हो। पास्ट एग्जाम की आंसर शीट बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, जिन्होंने एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पे अवेलेबल है, वो भी आप रेफर कर सकते हो कि उन्होंने आंसर शीट कैसे लिखी है। ओवरऑल एक चीज ध्यान रखिए कि एक अप्रोच होना चाहिए, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप अपन अभी से ही ये सारी चीजें को प्लानिंग कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज डिफिकल्ट होगी, बहुत सारी चीजें इजी होंगी। इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस फॉर यू, ठीक है ना। अंत में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी ये, इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे। ये सारी छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं पास में आकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपके रिजल्ट्स में, आपके एक अप्रोच में क्रिएट कर देंगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है कि रट्टा मारना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंडली अगर बात की जाए तो रोज का रोज रिविजन्स। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी को ड्यूरिंग द जब आप प्रिपरेशन करते हो तभी ओवरव्यू कर लेने का, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन पे ही उसको पढ़ रहे। समरी एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये सारी अप्रोच मुझे लगता है ये होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस नहीं आता होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, उससे लिख के देखो, उसमें 2-3 बार पढ़िए और वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा कम भी अगर कुछ चीजें ध्यान में नहीं आती, जैसे आप दम दम से पढ़ते जाओगे, सेकंड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, समरी पढ़ोगे, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में आ सकती है, ठीक है ना। तो यही एक ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए। इससे आपके पासिंग के चांसेस मुझे लगता है कि 90-95% एक बहुत बड़ा एक पासिंग परसेंटेज के चांसेस आपके जो है, पासिंग के चांसेस जो है, वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही उस जगह पे बढ़ जाते हैं। तो यही एक अप्रोच अगर फर्स्ट डे से अपन लेके चले तो एक लोड आपके अपने ऊपर लास्ट में अंत में नहीं आता। तो यही एक ओवरऑल अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस हो गया। कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, विनीत_2953 पूरा स्मॉल में। इस चीज़ पे आप लोग आप मुझे उस चीज़ पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको विद इन द सेम डे रिप्लाई करूंगा। कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे उस चीज़ पे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की मदद करूंगा। तो यही एक अप्रोच है, यही एक अप्रोच से चलो, डेफिनेटली आपके पासिंग परसेंटेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।